दोपहर को ऑफिस में लंच के बाद मैं अपने कमरे में काम कर रहा था कि मिस्टर तिवाड़ी मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए। मैं हैरान रह गया। कैप्टन मेहता वो आते ही खुश दिली से बोले, आज लंच के बाद तुम्हारा सिगार पीने को जी चाह रहा था। मैंने जल्दी से सिगार निकाल कर पेश किया। सिगार सुलगाते हुए मिस्टर तिवाड़ी ने भवें ऊपर चढ़ा कर मेरी तरफ देखा, फिर सिगार का कश लगाया और बोले, ये तुमने अच्छा किया जो सिगरेट छोड़कर सिगार शुरू कर दिए। मेडिकल बोर्ड का भी ख्याल है कि सिगार कम नुकसानदेह है। मैंने उसे कुर्सी पेश की मगर वो बोला, बस मैं तो सिगार पीने आया था, और हाँ तुम्हारी गाड़ी अभी तक गैराज में ही पड़ी है, क्या खराबी है उसमें कैप्टन? मैंने कहा, उसका क्लच खराब है सर। वो मेरी तरफ घूर कर देखने लगा। कैप्टन तुम्हारी आंखें सुर्ख हो रही हैं, क्या तुम रात सोए नहीं? मैंने जेब से रुमाल निकाल कर आंखें साफ करते हुए कहा, नहीं सर ऐसी बात नहीं है, आंखों में कल से कुछ सोजिश हो रही है। वो मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। उसे मुझ पर शक था। इससे पहले मिस्टर टंडन का जो अंजाम हुआ वही अंजाम इसका भी हो सकता था। मैंने दिल में एक खतरनाक मगर इंतहाई अहम फैसला किया और कुर्सी पर बैठकर काम में मसरूफ हो गया। गाड़ी आज भी मैंने दफ्तर में ही छोड़ने का फैसला किया था। चुनाचे छुट्टी होने के बाद मैं बाहर निकलकर नपे तुले अफसराना अंदाज से सड़क पर चल दिया। इरादा यही था कि आज दफ्तर की गाड़ी की बजाय टैक्सी से घर जाऊं। थोड़ी दूर ही गया था कि एक रिक्शा अचानक मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। मैंने पलट कर देखा, ड्राइविंग सीट पर खलील था। उसने खालिस ड्राइवरों के अंदाज में कहा, साहब रिक्शा खाली है, और मैं कोई हुज्जत किए बगैर उसमें बैठ गया। अगले चौक तक वो खामोशी रहा, लेकिन जो ही मोड़ मुड़ा उसने बोलना शुरू कर दिया, आपकी एक अमानत मेरे पास मौजूद है। शाहजी ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ये अमानत आप तक पहुंचा दूं। मैंने उसे पूछा कि रात को वो वैगन लेकर कहां चला गया था। वो बोला, फौजी अस्पताल के अंदर गोलियां चलने लगी थी तो वहां पुलिस और फौजी गाड़ियां आ गई थी, चुनाचे मैंने वहां से भाग जाने में ही आफियत समझी। खलील ने जवाब दिया, शाहजी ने मुझे सब बता दिया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग कामयाबी के साथ वहां से निकल आए। शाहजी ने मुझे रक्षा देकर आपके पास भेजा है। उन्होंने खास तौर पर हिदायत की है कि मैं आपको रक्षे में उठाते वक्त कोई बात न करूं। खलील ने रक्षे में बैठे बैठे कोट की अंदरूनी जेब से रुमाल में लिपटी हुई माइक्रोफिल्म निकाल कर पीछे खिसका दी, जिसे मैंने उसी वक्त काबू में कर लिया। मैंने पोशाली के बारे में पूछा तो खलील ने कहा, हमारी बहन बिल्कुल ठीक है, शाहजी ने आपके नाम एक और पैगाम भेजा है। और फिर खलील ने जेब से एक तह किया हुआ कागज निकाल कर मेरी तरफ पीछे बढ़ा दिया। मैंने उसे भी एहतियात से रख लिया। खलील एक आम रक्षा ड्राइवर की तरह मुझे मेरे बंगले के पास उतार कर और रक्षे का किराया लेकर चल दिया। अपने बेडरूम में आकर मैंने सबसे पहले जेब से रुमाल में से माइक्रोफिल्म की डिब्बियां निकाली। सबसे अहम मसला उसे किसी महफूज जगह पर छुपाने का था। फौरी तौर पर उसे बाथरूम में एक जगह छुपा कर रख दिया और दूसरी जेब में से भारतीय कैप्टन का खत निकाल कर खोला। खत अंग्रेजी में टाइप किया हुआ था और नीचे किसी का नाम दर्ज नहीं था। सिर्फ इतना लिखा था, आज रात 1 बजे गैराज में पहुंचो, ये बहुत जरूरी है, बहन की तबीयत खराब है, उसका वहां रहना ठीक नहीं। मैं समझ गया कि शाहजी पोशाली को वहां से किसी दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हैं। अब मसला रात के 1 बजे दोबारा मेरे घर से निकलने का था। मैंने खत के पुर्जे पुर्जे करके गटर में बहा दिया। शाम के 5 बज रहे थे। कमला ने चाय मेज पर रख दी। मैंने चाय का पहला घूंट लिया ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खुला तो 4 पुलिस वाले, एक थानेदार और उनके साथ सीक्रेट सर्विस का शांति कुमार एकदम अंदर आ गया। उसने आते ही प्रणाम किया और किसी कदर घबराई हुई आवाज में कहा, सर हमें किसी ने फोन पर इत्तला दी है कि इस इलाके में किसी तकरीबकार ने कोई इंतहाई खतरनाक बम प्लांट किया हुआ है। आप प्लीज बाहर आ जाएं, हम कोठी की तलाशी लेंगे। हमारे पास तलाशी का इजाजतनामा भी है। वैसे भी सर ये इलाके की सिक्योरिटी का मामला है। एक सिपाही के पास बम डिटेक्टर भी था। इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ कहता वो ड्राइंग रूम में घुस आए। एक आदमी डिटेक्टर लेकर मेरे बेडरूम में चला गया। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। बाथरूम में माइक्रोफिल्म की एल्यूमिनियम की डिब्बिया टैंकी के नीचे वैसे ही पड़ी थी। इलाके में किसी ने खतरनाक बम प्लांट नहीं किया था और ना किसी ने पुलिस को फोन पर बम की इत्तला दी थी। ये सब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा था और इसका मकसद महज मेरे बंगले की तलाशी लेना था। यही वजह थी कि थानेदार और शांति कुमार ने मुझे सोचने का मौका नहीं दिया था और इलाके की सेफ्टी की बात करके घर की तलाशी का काम शुरू कर दिया था। तलाशी लेने से उन्हें शायद मेरे हाथ से कुछ न मिलता, लेकिन डिटेक्टर बाथरूम में छुपाई गई एल्यूमिनियम की डिब्बिया को 1 सेकंड में पकड़ सकता था और उस डिब्बिया में चाणक्य प्लान की माइक्रोफिल्म थी, जिसके पकड़े जाने का मतलब मेरी मौत और मेरे मिशन की तबाही के सिवा और कुछ नहीं था। एक पल के लिए मेरी समझ में कुछ न आया कि मैं माइक्रोफिल्म को कैसे बचाऊं। फिर फौरन ही मैं बेडरूम की तरफ दौड़ा। ये देखकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई कि एक आदमी डिटेक्टर लिए बाथरूम में घुसा उसकी दीवारों को चेक कर रहा था। मैं लपक कर ये कहता हुआ बाथरूम में घुस गया कि अगर किसी ने बम रखा भी होगा तो वो मेरे बाथरूम में आकर
दीवार के अंदर कैसे लगा सकता है। शांति कुमार भी बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा था। कहने लगा, सर आप इन तखरीबकारों के हथकंडों से शायद वाकिफ नहीं हैं। ये लोग ज्यादातर खालिस्तान की तहरीक से ताल्लुक रखते हैं और अपने मुतालबे के हक में दिल्ली में तोड़ फोड़ करने वाले हैं। इनके आदमी खाकरोबों और घर के मुलाजिमों की मदद से बम रखवा सकते हैं। हमें ऐसी इत्तलात मिली है सर। वो ये बातें कर रहा था और मैं कमोड की सीट के पास आ गया। पानी की टंकी के पीछे मुझे कागज में लिपटी माइक्रोफिल्म की छोटी गोल डिब्बिया साफ नजर आ रही थी। अगर मैं उसे उठाकर जेब में रखता तो देखा जा सकता था। मुमकिन था चेकिंग के बहाने शांति कुमार मुझसे डिब्बिया निकलवा लेता। इलाके के तहफ्फुज के पेश नजर वो ऐसा कर सकता था। मेरे पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। दीवार और टंकी के दरमियान थोड़ी सी जगह थी। माइक्रोफिल्म मैंने वहीं रखी थी। उसके बिल्कुल नीचे प्लास्टिक की एक टोकरी पड़ी थी जिसमें टूथपेस्ट के खाली डिब्बे, साबुन के कवर और दूसरे रद्दी कागज वगैरह डाले जाते थे। मुझे और तो कुछ न सूझा, बस गैर महसूस तरीके पर मेरी उंगली चली और माइक्रोफिल्म की कागज में लिपटी डिब्बिया को प्लास्टिक की टोकरी में गिरा दिया। शांति कुमार और थानेदार को मैंने बातों में उलझा लिया था। मैंने कहा, मुझे ख्याल आ गया है कि कल एक साधु मेरे बंगले में आकर बरामदे में धरना मार कर बैठ गया था कि मैं दक्षिणा लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मैंने उसे बाहर लॉन में गुलाब की झाड़ियों पर झुके हुए भी देखा था। मेरा ख्याल है कि झाड़ियों को चेक करें। इससे मेरा मतलब उन लोगों को बेडरूम से बाहर निकालना था। मुझे ये खतरा भी था कि किचन के अकबी छोटे से बाग के दरख्त के चबूतरे के नीचे मेरा वायरलेस सेट और जहरीले सिगार भी छुपाए हुए हैं। ये लोग अगर उस तरफ चले गए तो वायरलेस सेट डिटेक्ट हो सकता था क्योंकि वो धात का बना हुआ था। लेकिन वो लोग तो खास तौर पर मेरे बेडरूम की तलाशी लेने आए थे। वो मेरी सरकारी हैसियत से भी वाकिफ थे। चुनाचे मेरी साधु वाली बात पर वो बेडरूम से बाहर निकल आए। मेरी जान में जान आई। शांति कुमार और थानेदार लॉन में जाने की बजाय ड्राइंग रूम में ही बैठ गए और अपने आदमी को उन्होंने लॉन में गुलाब की झाड़ियां चेक करने के लिए भेज दिया। बहरहाल इतना ही बहुत था। कम से कम वो बेडरूम से निकल आए थे और माइक्रोफिल्म बाथरूम की टोकरी में पड़ी थी। अगरचे खतरात अभी तक मेरे सर पर मंडला रहे थे, इस ख्याल से कि ये लोग फिर उठकर बाथरूम की तरफ ना आ जाएं, मैंने कमला से कहा कि वो चाय ले आए और फिर शांति कुमार और इंस्पेक्टर से खालिस्तान की तहरीक और तखरीबकारों के बारे में बातें करने लगा। सिखों का अगर कोई सियासी मुतालबा है तो उन्हें इंदिरा जी से मुज़ाकरात करने चाहिए। बातचीत से सियासी हल तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। तखरीबकारी और हिंसा से सिवाय भारतवर्ष की तबाही के और कुछ हाथ नहीं आएगा। इंस्पेक्टर और शांति कुमार मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहे। मैं देख रहा था कि उनकी मक्कार निगाहें ड्राइंग रूम का बाकायदा जायजा ले रही थी। मेरी नौकरानी कमला की शुरू दिन से ये आदत थी कि जब मैं दफ्तर से वापस आकर बाथरूम में मुंह हाथ धोने के बाद निकल कर ड्राइंग रूम में चाय पीने बैठता तो वो जाकर बाथरूम साफ करती और कूड़े करकट वाली प्लास्टिक की टोकरी उठाकर बाहर ले जाती, जहाँ गेट के पास ही मैंने प्लास्टिक का एक ड्रम रखवा छोड़ा था। वो टोकरी का कूड़ा करकट उस ड्रम में जाकर डाल देती। ठीक 5 बजे कूड़ा करकट उठाने वाला दिल्ली कॉरपोरेशन का ट्रक आता था जो ड्रम में से कूड़ा ट्रक में डालकर ले जाता था। चुनाचे कमला चाय हमारे सामने रखकर अपनी आदत के मुताबिक बेडरूम में दाखिल हो गई। मेरा दिल धक से रह गया। मैं जानता था कि वो किस लिए बेडरूम में गई है और ऐसा ही हुआ। 10-15 सेकंड बाद कमला नौकरानी बाथरूम वाली प्लास्टिक की टोकरी उठाए मेरे बेडरूम से निकली और ड्राइंग रूम से गुजरती गेट के ड्रम में कूड़ा डालने बाहर निकल गई। मैं उसे कूड़ा फेंकने से रोक भी नहीं सकता था। मेरे रोकने से कूड़े की टोकरी को चेक करने का भी उन लोगों को ख्याल आ सकता था कि मैं नौकरानी को कूड़ा बाहर ले जाने से क्यों रोक रहा हूँ। मैंने बातें करते और चाय पीते हुए कनखियों से खिड़की में से बाहर देखा। कमबख्त कमला ने प्लास्टिक की टोकरी का कूड़ा करकट गेट के बाहर रखे हुए ड्रम में उलट दिया था। माइक्रोफिल्म कूड़े के ड्रम में जा चुकी थी। कमला ने टोकरी उल्टा कर कपड़े से पूंछी और मेरे सामने से गुजरते हुए बाथरूम में जाकर रख दी। अब मुझे ये डर भी था कि कहीं ये लोग कूड़े की टोकरी की ही चेकिंग न शुरू कर दें। मैंने कार्नस पर रखे क्लॉक की तरफ देखा। कॉरपोरेशन के ट्रक के आने में अभी 20-25 मिनट बाकी थे। इससे पहले कि ट्रक आकर ड्रम का कूड़ा डाल कर ले जाए, मुझे ड्रम में से माइक्रोफिल्म को निकालना था। लेकिन मैं इंस्पेक्टर पुलिस और शांति कुमार की मौजूदगी में वैसा नहीं कर सकता था। मैं चाहता था कि अब वो मेरे ड्राइंग रूम से उठकर चले जाएं, मगर वो तो जैसे जमकर बैठे थे। मैंने अपने हुकूक का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अब मैं आराम करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि आपकी चेकिंग खत्म हो चुकी है। शांति कुमार इस दौरान मेरी बास चीजों को देखने के बहाने उठकर कार्नस पर रखे भगवान बुद्ध और भगवान शिव की मूर्तियों को उलट पलट कर देख रहा था। मेरी तरफ देखते हुए बोला, सर आई एम सॉरी, आपको बड़ी तकलीफ थी। फिर उसने बाहर से अपने आदमी को आवाज देकर पूछा कि क्या पोजीशन है। सिपाही डिटेक्टर लेकर अंदर आ गया और बोला, सर वहाँ झाड़ियों को मैंने शुरू से आखिर तक देख लिया है, वहाँ कुछ भी नहीं है। आखिर वो लोग ड्राइंग रूम से बाहर निकल आए। मैं भी उनके साथ था। शांति कुमार ने मुझसे हाथ मिलाया और एक बार फिर कहा, सॉरी सर, आपको बड़ा कष्ट दिया।
मगर इलाके के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के लिए ये भी जरूरी था। नमस्कार, मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार का जवाब दिया और खुदा खुदा करके ये बला टली। शांति कुमार और इंस्पेक्टर अपने आदमियों को लेकर अगली कोठी की तरफ चल दिए। मेरी आंखें उनका बराबर पीछा कर रही थी। वो साथ वाली कोठी के गेट में दाखिल हो गए। सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि मैं फौरी तौर पर ड्रम से माइक्रोफिल्म नहीं निकाल सकता था। मुमकिन था कि दूसरी कोठी में से शांति कुमार मेरी हरकत की निगरानी कर रहा हो। मैं अखबार लेकर बरामदे में कुर्सी पर बैठ गया। चेहरा अखबार पर झुका हुआ था, मगर नजरें कूड़े के ड्रम पर लगी थी, जो मेरे लिए एक ऐसा टाइम बम बन चुका था जो किसी भी वक्त फट कर मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर सकता था। अचानक दूर से मुझे कॉरपोरेशन के ट्रक की आवाज सुनाई दी। वो कोठियों की दरमियानी गली में दाखिल हो चुका था और कोठियों के आगे रुक रुक कर कूड़े के ड्रम उठाए जा रहा था। मैं बेचैन होकर उठ खड़ा हुआ। अब सोचने का वक्त नहीं था। मुझे हर हालत में ड्रम में से माइक्रोफिल्म की डिबिया को निकालना था। मैंने सिगार सुलगा रखा था। मैं अखबार को कुर्सी पर फेंक कर उठा और सिगार के कश लगाता बज़ाहिर जैसे फूलों भरी झाड़ी को देखता और उनसे लुत्फानंदोज होता ड्रम के करीब आ गया। मैंने कॉरपोरेशन के ट्रक को देखा। वो मेरी साथ वाली पहली कोठी के बाहर आकर रुक गया था और उसके आदमी ड्रम उठाकर ट्रक में उल्टा रहे थे। मुझे और तो कुछ न सूझा, बस गेट के पास गया और यूं जाहिर किया कि जैसे मेरा पाँव किसी चीज से टकरा गया है और मैं अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सका। मैं एक तरफ झुक कर कचरे के ड्रम के साथ इस तरह टकराया कि मेरे साथ ही ड्रम भी नीचे गिर पड़ा। किचन की खिड़की में से कमला नौकरानी मुझे देख रही थी। वो वहीं से चिल्लाई, साहब जी क्या हो गया, मैं आ रही हूँ। मैं गुस्से में आकर उठा और ड्रम को लात मार कर बोला, तुम्हें 1000 बार कहा है कि ड्रम को दीवार के साथ लगा कर रखो, मगर तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं आती। इस अरसे में मैंने माइक्रोफिल्म वाली डिबिया उठा ली थी, जो ड्रम के गिरते ही लुढ़क कर रतन जौ के पौधों के बीच में चली गई थी। उसके साथ ही शांति कुमार की आवाज आई, सर चोट तो नहीं लगी? वो बदबख्त यकीनन साथ वाली कोठी की दीवार से लगा मेरी नकलो हरकत को देख रहा था। अल्लाह का शुक्र था कि जमीन से उठते हुए मैंने माइक्रोफिल्म अपनी पतलून की जेब में रख ली थी, लेकिन शांति कुमार मेरे सर पर खड़ा था। अगरचे उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि मेरी तलाशी लेता, उसके बावजूद मैं महफूज नहीं था। मैंने कपड़े झाड़ते हुए कहा, ये हमारी नौकरानी बड़ी अहमक है, हमेशा कचरे का ड्रम रास्ते में रखती है। शांति कुमार ने शायद मुझे कूड़े करकट में से कोई चीज उठाकर रखते देख लिया था। कहने लगा, कोई बात नहीं सर, नौकरानी को क्षमा कर दें, आप अंदर चलकर कपड़े बदल लें, आपकी पतलून पर मिट्टी लग गई है। इस दौरान कॉरपोरेशन का ट्रक मेरे बंगले के बाहर आकर रुक गया था। 2 आदमी अंदर आकर ड्रम में कूड़ा डालने लगे। मैंने शांति कुमार का शुक्रिया अदा किया और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। मेरा ख्याल था कि वो मेरे पीछे आएगा, मगर जब मैंने दरवाजा बंद किया तो वो वहीं बाग में गेट के पास खड़ा मुझे देख रहा था। उसकी शक्ल से जाहिर हो रहा था कि वो इस तजब्जुब में है कि मेरी तलाशी लेने की जुर्रत करे या न करे। कमला किचन के दरवाजे से निकलकर कूड़े के ड्रम को दीवार के साथ लगा रही थी। मैं ड्राइंग रूम की खिड़की से गिरे हुए पर्दे के पीछे से शांति को देख रहा था। उस वक्त अगर वो जुर्रत से काम लेकर इंस्पेक्टर के जरिए मेरी तलाशी ले लेता तो मैं रंगे हाथों पकड़ा जा सकता था। माइक्रोफिल्म मेरी जेब से बरामद हो जाती और शांति कुमार को न सिर्फ इनाम मिलता, बल्कि एक पाकिस्तानी जासूस पकड़वाने और इंतहाई कीमती खुफिया दस्तावेज बरामद करने के सिले में उसकी तरक्की भी हो जाती। मगर वो हिचकिचाता ही रह गया और ऐन वक्त पर जुर्रत रिंदाना से काम न लिया। मुझे इस अरसे में मौका मिल गया और मैंने माइक्रोफिल्म ड्राइंग रूम के कालीन का कोना एक तरफ से उठाकर उसके नीचे छुपा दी। अब मैं सूरत हाल के मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार था। मैंने तय कर लिया कि अगर अब शांति कुमार तलाशी के लिए मेरे घर में आया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खा उस एक आदमी को हलाक करने के लिए मुझे इंस्पेक्टर, उसके सिपाहियों और नौकरानी को भी क्यों ना मौत के घाट उतारना पड़े। लेकिन मैंने देखा कि शांति कुमार कोठी के छोटे से गेट में से बाहर निकल गया। कूड़े का ट्रक वहां से जा चुका था। माइक्रोफिल्म ड्राइंग रूम के कालीन के नीचे भी महफूज नहीं थी। दूसरी कोठी से शांति कुमार हेडक्वार्टर फोन करके बता सकता था कि उन्हें जिस चीज की तलाश है वो इस वक्त कैप्टन रामकिशन मेहता यानी मेरी कोठी में मौजूद है। कमला वापस किचन में जा चुकी थी। ड्राइंग रूम में सिवाय मेरे और कोई नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि माइक्रोफिल्म को कौन सी जगह छुपाऊं कि जहां से वो पुलिस की तलाशी के बावजूद भी बरामद ना हो सके। इतना मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर एक बार मेरे बॉस को ये बता दिया गया कि मतलूबा शय मेरे बंगले में मौजूद है तो उसके आदमी फर्श तक उखाड़ डालेंगे। मैं खाली ज़हन सा होकर बेड पर बैठ गया। अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। यकबारगी मेरा दिल उछल सा गया। मैंने अपनी सांस दुरुस्त की और फोन उठाकर आहिस्ता से हेलो कहा। दूसरी तरफ से सुजाता की आवाज आई, क्या बात है डार्लिंग, तुम्हारी आवाज बुझी बुझी सी क्यों है? तुमने आज दिन भर मुझे फोन नहीं किया। मैं बहुत उदास हूँ, बस टैक्सी लेकर तुम्हारी तरफ आ रही हूँ, तुम तैयार रहना। इससे पहले कि मैं सुजाता को कोई जवाब देता उसने फोन बंद कर दिया। दिल ने कहा, सुजाता इस वक्त रहमत का फरिश्ता बनकर आ रही है, तो माइक्रोफिल्म लेकर उसके साथ यहाँ से निकल सकते हो, फिर जो होगा देखा जाएगा। रिसीवर टेलीफोन पर रख कर मैं तेजी से बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गया और सिगार सुलगाकर बेचैनी से टहलने लगा।
थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं खिड़की के पर्दे के पीछे से बाहर देख लेता था कि कहीं इंटेलिजेंस वाले तो नहीं आ गए। कुछ देर बाद गली में टैक्सी के दाखिल होने की आवाज आई। मैंने कमला को आवाज देकर कहा कि मैं सुजाता के साथ बाहर चाय पीने जा रहा हूँ। दरवाजा बंद किया और उसके साथ ही ड्राइंग रूम से निकलकर बरामदे और बाग के पतले से रास्ते में से होता हुआ लकड़ी के छोटे गेट पर आ गया जो मेरी कमर तक आता था। टैक्सी गेट के सामने आ खड़ी हुई। उसकी पिछली सीट पर सुजाता बैठी थी। मैं दरवाजा खोलकर टैक्सी में घुस गया। सुजाता के कपड़ों से उसके मखसूस सेंट की खुशबू आ रही थी। उसने शलवार कमीज के ऊपर ब्लू कलर की खुली जर्सी पहन रखी थी। मैंने टैक्सी ड्राइवर से 12 खंबे चलने को कहा और टैक्सी आगे बढ़ गई। सुजाता मेरे साथ लग गई। तुमने आज मुझे फोन नहीं किया डार्लिंग। मैं अगली कोठी में से शांति कुमार को इंस्पेक्टर और दूसरे सिपाहियों के साथ बाहर निकलते देख रहा था। शांति कुमार ने इंस्पेक्टर पुलिस से बातें करते हुए निगाहें उठाकर हमारी टैक्सी की तरफ देखा। टैक्सी ने टर्न किया और गली में से गुजरकर सड़क पर आ गई। मैंने मुस्कुराते हुए सुजाता को कहा, दफ्तर में इतना मसरूफ था कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी। वैसे तुम कई बार याद आई थी। खुली सड़क पर आने के बाद टैक्सी की रफ्तार तेज हो गई, मगर मैं अभी तक खतरे से बाहर नहीं था, इसलिए कि माइक्रोफिल्म मेरी जेब में थी और शांति कुमार ने मुझे सुजाता के साथ टैक्सी में जाते देख लिया था। वो रास्ते में किसी भी जगह छापा डलवा कर मुझे पकड़वा सकता था। ये सब खदशात मेरे पेश नजर थे। हो सकता था कि शांति कुमार ऐसा न करता, लेकिन मैं खदशात को रद्द नहीं कर सकता था। टैक्सी जब उस चौक में से गुजरी जब एक सड़क सुजाता की कोठी को जाती थी तो अचानक एक ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में कौंध गया। मैंने टैक्सी ड्राइवर से दाएं जानिब मुड़ने को कहा। सुजाता ने मेरी तरफ ताज्जुब से देखा। मैंने उसके कान में कहा, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है। वो परेशान सी हो गई। तुमने क्या खाया था दोपहर को? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, जरा सी तकलीफ है, ठीक हो जाएगी। टैक्सी मैंने सुजाता की कोठी के सामने रुकवाई और उसे लिए उतर पड़ा। बरामदे में माता जी मिल गई। मैंने प्रणाम किया और राहदारी से होता हुआ सुजाता के बेडरूम में आ गया। मुझे इस कोठी में कोई रोक टोक नहीं थी। मैं सुजाता के कमरे में घंटों उसके बिस्तर पर लेटा रहता था। सुजाता ने कहा, मैं ड्राइंग रूम में हूँ, तुम्हारे लिए नौकर भेजकर गोलियां मंगवाती हूँ। मैंने कोई जवाब न दिया और सुजाता के बेडरूम में आते ही दरवाजा अंदर से बंद करके कमरे का जायजा लिया। पलंग पर गर्म कंबल और लिहाफ एक तरफ पड़ा था। सिंगार मेज पर कॉस्मेटिक के सामान की भरमार थी। मैंने उसके कपड़ों की अलमारी खोली। लंबे हैंगर के साथ सुजाता की साड़ियाँ, कोट, जर्सियां लटकी हुई थी। नीचे कोने में उसकी रंग बिरंग सैंडलें और जूते थे। ये जगह बिल्कुल महफूज थी। मैं यहाँ किसी भी जगह माइक्रोफिल्म छुपा कर रख सकता था। थोड़ी देर की बात थी, वापस आकर निकाल सकता था या फिर दूसरे रोज सुजाता से मिलने आऊंगा तो फिल्म निकाल कर ले जाऊंगा। तब तक मैं उसके तहफ्फुज के लिए कोई मौजूद जगह तलाश कर चुका हूँगा। सुजाता का एक भूरे रंग का लंबा रेन कोट लटका हुआ दिखा। उसके साथ ही सुजाता का एक लेडी हाफ कोट लटक रहा था। सुजाता ये कोट सर्दियों में साड़ी के ऊपर पहना करती थी। मैंने जेब से माइक्रोफिल्म निकाली और लेडीज कोट की अंदरूनी जेब में छुपा दी। एक बोझ मेरे सीने से उतर गया था। फिर मैंने बाथरूम में जाकर कंघी से बाल संवारे, रुमाल निकाल कर मुंह साफ किया और यूं ही फ्लश चला दिया ताकि पानी के गिरने की आवाज चली जाए। मैं रुमाल जेब में रख कर बेडरूम का दरवाजा खोल कर बाहर आ गया। सुजाता ड्राइंग रूम में से उठकर मेरी तरफ बढ़ी। क्या हाल है डार्लिंग? अब तो दर्द नहीं हो रहा। मैंने दवाई के लिए नंदू को भेजा है, बस एक टैबलेट खा लेना, दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, चिंता क्यों करती हो, बस बिल्कुल ठीक हो गया है, दवाई की जरूरत नहीं है, चलो चल कर गर्मा गर्म चाय पीते हैं। सुजाता खुश हो गई। उसकी माता जी ने कहा कि वो चूरन ला कर देती हैं। मैं सुजाता का बाजू थाम कर ये कहता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर आ गया। माता जी, ये यूं ही परेशान हो जाती है, मैं ठीक हूँ। मैं वाकई पहले से 100% ठीक और मुतमईन हो गया था। माइक्रोफिल्म को मैंने महफूज जगह पर छुपा दिया था। मैं सुजाता के साथ टैक्सी में बैठ गया और हंस हंस कर उससे बातें करने लगा। टैक्सी एक बार फिर 12 खंबे की तरफ रवाना हो गई। रेस्तोरेंट का माहौल इतना रोमान परवर था कि सुजाता को सिवाय रोमान के कुछ नहीं सूझ रहा था। वो प्यार मोहब्बत की बातों में मसरूफ थी और मैं अपनी आइंदा हिकमत अमली तरतीब दे रहा था। चुनाचे मैंने उसे बातों बातों में बताया कि मैं आज रात पतली खिचड़ी खाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा पेट पूरी तरह से ठीक नहीं है। अंधे को क्या चाहिए था? सुजाता ने फौरन कहा, मैं खुद तुम्हें अपने हाथ से खिचड़ी बना कर दूंगी। मैं यही चाहता था। रात को सुजाता के घर अच्छी खासी महफिल लग गई। सुजाता की एक सहेली अपने खामद के साथ आ गई जो इंडियन नेवी में कमांडर था। दोनों की शादी हाल ही में हुई थी और वो दिल्ली अपने रिश्तेदारों से मिलने आई थी। मेरा भी उनसे तारुफ करवाया गया। वो लोग कॉफी की एक एक प्याली पीकर चले गए, मगर मैं 11:15 बजे तक वहाँ बराजमान रहा। बिलाखिर मैंने सुजाता से इजाजत तलब की। वो बेहद जज्बाती हो रही थी। उसके वही तकाजे थे और मेरी वही तसल्लियां थी। मैंने हस्बे मामूल उसे सब्ज बाग दिखाए और दिल्ली की सर्दी में बाहर निकल आया। अब मेरी मंजिल तिमारपुर का गिराज थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।